नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जानने वाले हैं कि हमारे पास जो ब्लड क्लोटिंग होता कैसे। कहीं पे भी अगर चोट लग जाती है, जैसे मान लो किसी दिन अंगुली कट गई या कहीं से चोट लग गई, तो वहां से खून थोड़ी देर तो निकलता है, लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर बाद वो खून निकलना बंद हो जाता है, वहां क्लोट बन जाता है, यानी कि ऊपर ब्लड का थक्का बन जाता है, जम जाता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस चीज को जानते हैं। आइए, जैसे मैंने बात की ब्लड क्लोटिंग की, ब्लड क्लोटिंग में अपन अगर ब्लड टाइमिंग की बात करें तो 1 से 3 मिनट तक तो क्या होगा, ब्लड निकलता है, लगभग कंटिन्यू ब्लड बहता रहता है। उसके बाद धीरे धीरे कम होने लग जाता है। क्यों कम होने लग जाता है? क्योंकि उस पर ब्लड क्लोट बनने लग जाता है। ब्लड क्लोटिंग का नॉर्मल टाइमिंग देखें तो 2 से 8 मिनट का। कितना होगा? 2 से 8 मिनट का। और ये पूरा का पूरा जो ब्लड क्लोटिंग होगा, इसको समझाने के लिए एक थ्योरी दी जाती है जिसको हम बोलते हैं एंजाइम कैस्केड थ्योरी। कौन सी थ्योरी? एंजाइम कैस्केड थ्योरी। एंजाइम कैस्केड थ्योरी से हम समझते हैं कि कैसे पूरा का पूरा ब्लड क्लोटिंग होता है। हमने बात की कि ये 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। कितनी स्टेप में? 3 स्टेप में। पहली स्टेप थ्रोम्बोप्लास्टिन का रिलीज होना, दूसरी स्टेप कन्वर्जन प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में और फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में। ठीक है, ये 3 स्टेप में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन दोनों ब्लड के अंदर मिलने वाली, दोनों ब्लड के अंदर मिलने वाली प्रोटीन से, प्लाज्मा के अंदर मिलने वाली प्रोटीन से, जो कि क्लोटिंग में हेल्प करती है। तो आइए जानते हैं इधर ठीक कैसे हुआ। जैसे अगर कहीं पे भी चोट लगी, हम बात करते हैं ये कोई भी इंजर्ड टिश्यू है, जिस जगह चोट लगी है वो जगह मान ली हमने। यहां से क्या होगा, इंजर्ड टिश्यू की वॉल से, इंजर्ड टिश्यू से क्या होगा, एक तो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा। हमने बात की थी पहली स्टेप में रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो एक तो कहां से होगा, जिस टिश्यू पर चोट लगी उससे भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो रहा है। इसके अलावा ब्लड के अंदर मिलने वाली प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, 3 तरह की कार्पसल्स मिलती है, जिनमें से प्लेटलेट्स क्या करती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करती है। तो एक तो इंजर्ड टिश्यू से और दूसरा प्लेटलेट से क्या रिलीज होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा। फाइनली अपने पास क्या आ गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अपने पहली स्टेप कंप्लीट हो गई, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होने के बाद, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होने के बाद इस थ्रोम्बोप्लास्टिन में कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स, एक क्लोटिंग फैक्टर्स और साथ ही कैल्शियम आयन, क्लोटिंग फैक्टर्स और कैल्शियम आयन थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको बोला जाता है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे इसको? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स की वजह से किसमें हो गया, थ्रोम्बिन में हो गया। अब ये थ्रोम्बिन आगे चलकर फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करेगी फाइब्रिन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर देगी? फाइब्रिन के अंदर। फाइब्रिनोजन प्लाज्मा के अंदर मिलने वाली एक ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन है, जबकि फाइब्रिन वहां एक धागे जैसी स्ट्रक्चर बन गई। जैसे इंजर्ड टिश्यू था तो ये फाइब्रिन आकर इस इंजर्ड टिश्यू पर जमा होने लग गया इस तरीके से, और फाइनली ये एक ऐसा लगने लग गया, इसके ऊपर पूरा का पूरा एक नेटवर्क बन गया फाइब्रिन का। और ये क्या हो गया, पूरा का पूरा यहाँ पर क्लोट बनने की तैयारी हो गई है। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, इस पर फाइब्रिन का नेटवर्क बन गया। अब जैसे ही अंदर से ब्लड निकल के आ रहा होगा, जैसे पहले इसमें से ब्लड बाहर बह रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी, तो उस टाइम पे क्या था, इसके अंदर से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब बाहर आ रही थी। अब जैसे ही नेट बन गया तो इसमें जैसे ही बाहर निकलेगा तो यहाँ आरबीसी अंदर रुक गई, फंस गई। इसकी साइज इतनी ज्यादा नहीं है कि आरबीसी इसको पार करके बाहर आ सके, डब्ल्यूबीसी बाहर आ सके या प्लेटलेट्स बाहर आ सके। और इस तरीके से धीरे धीरे सभी ब्लड कार्पसल्स इसके अंदर रुकती जाएगी और फाइनली हम देखेंगे कि ब्लड क्लोट बन गए। कुछ देर तक इसके बाहर, कुछ देर तक ब्लड क्लोट बनने के बाहर एक लिक्विड निकलता रहता है जिसको हम बोलते हैं सीरम। यानी कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर्स को हटा दिया जाए तो जो पार्ट बच रहा है उसको सीरम बोलते हैं। वो सीरम थोड़ी देर के लिए इससे निकलता रहता है। अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीजें जो है मिलती तो ब्लड में ही है, फिर ब्लड हमारी बॉडी के अंदर क्लोट क्यों नहीं होता है? तो हमारी बॉडी के अंदर एक एंटीकोगुलेंट मिलता है, एंटीकोगुलेंट मिलता है, ये एंटीकोगुलेंट जिसको बोलते हैं हिपेरिन।
हिपेरिन, और ये हिपेरिन एंटीकोगुलेंट हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को नहीं जमने देता है। तो फाइनली हमने क्या जाना कि किस तरीके से यहाँ चोट लगी और चोट लगने के बाद उसमें से बहता हुआ ब्लड रुक गया, यानी कि किस तरीके से क्लॉट बन गया, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म। ठीक है, धन्यवाद।